स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए किस तरह से वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो देखिए किस तरह से तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर जम्मू की अगर हम बात करें तो अखनूर में वोटिंग हो रही है, जहां पर अभी तक 14.42% वोटिंग हो चुकी है। आरसपुरा अगर हम जम्मू दक्षिण की बात करते हैं तो 11.92% हुई है। छंब के अंदर 13.61% वोटिंग, जम्मू उत्तर में 9.69% वोटिंग हुई है और जम्मू पश्चिम के अंदर 9.08% वोटिंग हुई है। इंजीनियर राशिद समेत कई दिग्गजों ने यहाँ मतदान किया है और सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता, इस तरह से बड़ा बयान इंजीनियर राशिद की तरफ से जारी किया गया है। क्योंकि आपने देखा कि इंजीनियर राशिद जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो उस वक्त किस तरह से नैरेटिव पूरे कश्मीर के अंदर बदलता हुआ नजर आया। लेकिन वहां से आपने देखा हवा किस तरह से दोबारा से बदलती हुई नजर आई। लेकिन अब यहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ जम्मू की जनता के हाथ में है। तो इसलिए सबसे पहले आज बात होगी जम्मू की कि आखिर जम्मू की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर वोटिंग प्रतिशत क्या है, रुझान किस तरह से चल रहे हैं और लगातार जनता का रुख क्या कुछ है। हमारे साथ जुनेद हाशमी ने भी ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में देखिए जिस तरह से जम्मू की सीटों पर लगातार चुनाव हो रहा है जुनेद, अगर हम सबसे पहले अखनूर की सीट पर आते हैं जहां पर अभी तक 14.42% मतदान हुआ है। लेकिन ज्यादा तौर पर आप देखिए जिस तरह से अखनूर के अंदर एक दांव भी खेला गया जिसमें पूरी तरह मोहनलाल को मैदान में उतारा गया जो कि भाजपा के हैं और मुकाबला कांग्रेस के साथ है वहां पर, क्योंकि अशोक कुमार मैदान में है। 12 में से 8 बार यहां पर कांग्रेस जीती है। 2014 में भी आप देखिए किस तरह से भाजपा के राजीव शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि श्यामलाल शर्मा थे उन्हें यहां पर हरा दिया था। तो इस बार का समीकरण किस तरह का आप देख रहे हैं अखनूर सीट पर? देखिए, अखनूर सीट की अगर हम बात करें तो अखनूर सीट शायद जम्मू कश्मीर की जितनी भी सीटें हैं उनमें एकमात्र सीट ऐसी है जिस पर केवल और केवल 3 प्रत्याशी हैं और इन 3 प्रत्याशियों में भी 2 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला सीधा सीधा है। एक तरफ अशोक कुमार हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ मोहनलाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इंटरेस्टिंगली दोनों प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों प्रत्याशी सरकारी मुलाजमतें छोड़कर चुनावी मैदान में आए हैं और इनके बीच में बहुजन समाज पार्टी के चितरमनु भी हैं। अब जब अखनूर के इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग घूम रहे थे तो हमने देखा कि प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों ने जबरदस्त किया है। लोगों के बीच में दोनों पार्टीज गई हैं और दूसरा ये कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार एससी रिजर्व हुई है तो एससी वोट के ऊपर भी पूरे तरीके से इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने काम किया है। एक तरफ जहां भाजपा ने महारैली करवाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर रैली को संबोधित किया, कांग्रेस का यहां पर कांग्रेस बैकफुट पर यहां इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपने किसी बड़े नेता को अखनूर में नहीं उतारा। छोटी छोटी चुनावी रैलियां करवाई, छोटी छोटी चुनावी जनसभाएं करवाई। राहुल गांधी नजर नहीं आए, प्रियंका गांधी नजर नहीं आई, ना ही दूसरा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां पर नजर आया। पर उसके बावजूद जब कॉन्स्टिट्यूंसी में आप घूमते हैं तो ऐसा नहीं है आप केवल मोहनलाल सुनते हैं। जगदीप सिंह भी हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कंटिन्यू कीजिए जुनेद। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने भव्य रैलियां करवाई, उन्होंने पूरा कार्यकर्ता पूरी ताकत अपनी अखनूर की सीट को जीतने के लिए झोंक दी है। श्यामलाल शर्मा जो वहां से पूर्व विधायक भी रहे और पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनकी पूरी मदद भी ली जा रही है। और कई जगहों पर मैंने ये भी देखा कि मोहनलाल जो पुलिस से उन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद इस चुनावी दंगल में उतर आए, कई जगहों पर मैंने मोहनलाल के साथ में राजीव शर्मा की भी तस्वीरें देखी, उनके चित्र देखे। यानी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जो क्षेत्रीय वहां के नेता हैं उनकी मदद भी ली जाए। श्यामलाल शर्मा जो वहां से पूर्व विधायक रहे हैं और माना जाता है कि उनका आज भी बहुत साइजेबल वोट पर असर है। मोदी लहर में भी वो 20,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। और सवाल रहेगा, आपने कहा कि कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस का मेन स्ट्रीम में ना आना, इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि वो मुख्य धारा या मुख्य तौर पर सामने प्रचार प्रसार में नहीं आए, उनके बड़े नेता सामने नहीं आए, उसके पीछे क्या वजह है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो या जो वो प्रमुख मुद्दे उसमें रखे गए? देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है ये तो समझ से परे है कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जगत प्रकाश नड्डा हो,
या उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, सबको मैदान में उतारा, सबको यहां पर चुनावी जनसभाएं सबसे करवाई। खासतौर पर अखनूर की अगर बात करूं मैं तो वहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच गए। उसकी जगह कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को यहां पर नहीं लाया। उम्मीद और तवक्का ये थी कि शायद यहां पर प्रियंका गांधी आएंगी, शायद राहुल गांधी आएंगे। ना प्रियंका आई ना राहुल आई। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मुझे लगता है वो कारण ये है कि कांग्रेस बढ़ता हुआ जम्मू संभाग में नहीं देख रही। उनको ये नहीं लग रहा कि हम कोई बहुत बड़ा नंबर या साइजेबल नंबर जम्मू कश्मीर में लाने जा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर यहां पर हम स्लिप हो गए और ब्रांड राहुल तो उसको तो प्रचार प्रसार जबरदस्त हो रहा है, तो राहुल गांधी की जो छवि इस समय देश में बनी है, खासतौर पर जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो चाहते हैं कि उस छवि को किसी तरीके का कोई नुकसान न पहुंचे, वो छवि इंटैक्ट रहे। जगदीप जी हैं क्या? उन्हें सामने ले आइए प्लीज, क्योंकि जिस तरह से जुनेद ने एक सवाल रख दिया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादातर प्रचार भी नहीं देखा गया है, क्योंकि एक दो रैली जो हुई है बस उसी से लगातार यहाँ पर बात बनाती नजर आई है कांग्रेस। लेकिन जुनेद जिस तरह से सवाल रख रहे हैं, जगदीप जी जवाब दीजिएगा कि नेता प्रतिपक्ष जब से राहुल गांधी बने हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर के तौर पर वो सामने आए हैं, वो अपनी छवि को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर रैलीज नहीं कर रहे थे, जिस तरह से सवाल रख रहे हैं जुनेद जी। जगदीप। आशा जी आपका आभार, तमाम साथी जो जुड़े हैं सबको अभिनंदन। देखिए ये एक विश्लेषक के तौर पर इनका दृष्टिकोण है, ये क्या सोचते हैं ये व्यक्तिगत तौर पर ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा होमवर्क और करें तो मैं बता दूं इनको, इनकी जानकारी में होना चाहिए कि रामगढ़ में और बिलावर में दोनों जगह पर मौसम का हवाला देकर चॉपर को उतरने तक नहीं दिया गया। और यही कारण है कि आखिरी 4 दिनों में हरियाणा में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी रथ यात्रा पर निकले हैं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये भाजपा जो है ये किस तरीके के हथकंडे अपनाती है, ये पूरा देश जानता है। हर काम दाम दंड भेद सब लगाकर जहां इनको लगता है कि हमारी यहाँ पर अब बिस्तर गोल होने वाला है, कोशिश करो कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता ना आए। आपने देखा रामगढ़ में किस तरीके से कितना मौसम खराब था उस दिन, बताइए जरा। अगर जोगी जी का चापर उतर सकता है, अगर बाकी तमाम शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है उनकी हवाई यात्राएं हो सकती हैं, रामगढ़ के अंदर आप देखिए चॉपर को नहीं उतारने दिया गया है, तो रास्ते से मुड़कर वापस आएंगे। सर, आपके सहयोगी दल के प्रमुख नेता को भी बयान देना पड़ा था। उमर अब्दुल्ला का बयान शायद आपने सुना होगा जगदीप जी, फिर जवाब आपसे लेते हैं। नहीं, आप बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले तो इस सवाल का जवाब दे दूं मैं, जो मैंने दिया कि ये निश्चित तौर पर भाजपा की चाल थी कि तमाम बड़ी जनसभाओं को आखिरी 2 दिनों में कैंसिल करना पड़ा। नहीं, इसका जवाब तो ताहिर जी देंगे। ताहिर जी जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि पार्टी विशेष को लेकर बात हो रही है। जगदीप जी जवाब दीजिए। ताहिर जी देखिए कांग्रेस की मजबूरी है इस टाइम पे, जो इनके अलायंस पार्टनर है वो इनको सीरियस नहीं लेते। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से स्टार्ट करूंगा। हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू में सीरियस ही नहीं है, जम्मू में उनका जो काम करने का तरीका है, जो वर्किंग है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जीत पाएगी, ये इनके अलायंस पार्टनर कह रहे थे। और जब इनका जहाज़ अगर लैंड ना करे, टेक ऑफ ना करे पूरे हिंदुस्तान में, तो बात उंगली प्रधानमंत्री साहब पे उठती है, भारतीय जनता पार्टी पे उठती है। जो एक चॉपर का जो सिस्टम होता है, प्रॉपर ढंग से जाके वहाँ पे देखा जाता है, लॉन्गिट्यूड देखा जाता है कि कहाँ पे जहाज़ टेक ऑफ करेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी रीजंस को देख के। लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं, मौसम ख़राब होता है और इन लोगों को वहाँ पे आने नहीं दिया गया, और मौसम उस दिन सिर्फ उन जगहों पे ख़राब नहीं था, हमारे बहुत सारे लीडर्स जम्मू के ऊपर से घूम के वापस दिल्ली में गए हैं, उस चीज़ का ये हवाला नहीं देंगे। हमारे बहुत सारे लीडर्स की जो यहाँ पे रैलीज थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने एक जगह मोबाइल के ऊपर उन्होंने पब्लिक के साथ खिताब किया, हमने उस चीज़ को नहीं लिया। लेकिन से लड़ा नहीं जा सकता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा करना। दिग्गज कदावर नेता वापस नहीं लौटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता वापस लौटे। जवाब दीजिएगा। आशा जी, ताहिर भाई हमारे, मैं बोलता हूँ ना, बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, हर बात पे पर्दा डालना बात भी जानते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कई जगहों पर जब इनको चूकना पड़ता है ना, भाजपा ने विज्ञापन जारी किए तमाम राष्ट्रीय अखबारों में कि आज फला जगह पर हमारी रैलीज यहाँ होनी है, फला हमारा नेता जो है वो उन रैलीज को संबोधित करेगा। ये लिस्ट मेरे पास है, दिखा दूं अगर आप कहें तो। एक जगह बता दे
जहां पर ये टेलीफोनिकली बोल रहे हैं वो तो खड़गे साहब ने भी किया। मसला ये है, मैं आपको सिंपली एक बात बताना चाहता हूं, आज 3 दिनों का प्रचार जो था निरंतर हरियाणा में चलता नजर आ रहा है। आप देखिए वहां पर आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि राहुल जी ने रथ यात्रा को रेफरेंस दी है तो उसके चलिए, पीछे इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तीसरे चरण में 11 बजे तक का टर्नआउट सामने आ गया है, जिसमें 33.84% वोटिंग उधमपुर के अंदर हुई है। बारामूला के अंदर 23.20% मतदान हुआ है। सांबा में अब तक 31.50% मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 11 बजे तक का ये आंकड़ा, पूरा टर्नआउट देखिए किस तरह से है। 28.12% मतदान पूरा जम्मू और कश्मीर के अंदर देखिए किस तरह से हो रहा है। बारामूला में सबसे कम वोटिंग इस वक्त तक आंकी गई है, 23.20% और सांबा में इस वक्त तक लगातार 31.50% मतदान हुआ है। जगदीप जी कंटिन्यू कीजिएगा, और जुनेद मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि अखनूर की सीटों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से अपनी बात रखिएगा जगदीप जी, उसके बाद फिर सीटों पर डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल कहाँ पर वोटिंग टर्नआउट क्या कुछ है वो आपके सामने है। जी जगदीप जी। जी आशा जी, ये बात तो मैंने स्पष्ट कर दी आपको कि आखिर में कुछ रैली, जो बड़ी रैली थी वो हमारी रद्द की गई और फिर वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पहुंचे और किस तरीके से हमने कोशिश की कि लोगों तक पहुंच बनाई जाए। और दूसरी जो बात है, जैसे अभी आपके एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है उसको ये लगता है कि शायद यहाँ पर उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं रहेगा, इसलिए राहुल गांधी जी को जो है वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठाकर देखिए, यू वुड बी एबल टू गेट एन आइडिया आउट ऑफ कि किस तरीके से भाजपा को लाखों वोटों का नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ। यद्यपि विधानसभा चुनाव में एजेंडास डिफरेंट हो जाते हैं, जगदीप जी ठीक है। जुनेद, जिस तो तरह मैं से मानता हमने हूं कि अखनूर सीट को नतीजे डिस्कस किया है, ठीक है होगा। जगदीप जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। छम्ब की सीट की अगर हम बात करते हैं और उसके साथ साथ मढ़ सीट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि हम अखनूर के अंदर की बात कर रहे थे, जहां पर छम्ब के अंदर भाजपा और कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार खड़े होने के बाद किस तरह से मुकाबला जो है वो रोमांचक यहाँ पर हो गया, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद यहाँ से उम्मीदवार हैं और भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक राजीव कुमार को टिकट दिया गया है। लेकिन उस बीच में कांग्रेस भी मैदान में है और पूर्व सांसद मदन लाल के बेटे जो हैं सतीश शर्मा, वो भी आप देखिए किस तरह से रहा, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम मढ़ लिए चलते हैं, जहाँ पर मूलाराम को उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया गया, तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप जी हमारे साथ हैं। जगदीप जी ने 2 बातें कही। एक तो मैंने ये कहा कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी। आशा जी, बीजेपी विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल है। सत्ताधारी दल के ऊपर आरोप कांग्रेस लगातार लगाती है कि ये सत्ताधारी दल तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, पुलिस का इस्तेमाल करता है, प्रशासन का इस्तेमाल करता है चुनाव जीतने के लिए। ये सारे आरोप लगते हैं। अगर ये आरोप लगते हैं, इन आरोपों के बाद कर्नाटका में किसकी सरकार है, कर्नाटका के अलावा हिमाचल में किसकी सरकार है, बगल में आपकी सरकार है, अन्य कई और राज्यों में विपक्ष के नेताओं की सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं। सवाल ये पैदा होता है, अगर आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर गंभीर हैं और आपको विश्वास है कि आप यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो पूरी ताकत झोंकने का मतलब यह है कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद यहां होते, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां होते, सोनिया गांधी की यहां रैली करवाई जाती और कांग्रेस के और जो बड़े नेता हैं उनकी रैलियां करवाई जाती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और जगदीप जी से इसका जवाब भी चाहूंगा। छम्ब और मढ़ की छम्ब के साथ में आपने मढ़ की बात की। छम्ब में क्या कारण था कि अंतिम मौके तक आपका कैंडिडेट वहां से सतीश शर्मा था और सतीश शर्मा का जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता मेरे घर आए, मुझे विश्वास दिलाया इस बात का कि चुनाव आप लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा 10 दिन जाके मैं दिल्ली में बैठा, वहां पर भी मुझे विश्वास दिलाया गया चुनाव आप लड़ रहे हैं। और कौन है सतीश शर्मा? सतीश शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और एक बार नहीं 3 बार जो एमएलए चुने गए मदन लाल शर्मा, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के सुपुत्र हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके बेटे ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जो स्थान मेरे पिता को पार्टी में मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, मदन लाल शर्मा का के सुपुत्र डीडीसी के चुनाव में डीडीसी का मैंडेट मांगते हैं, आप नहीं देते हैं। अब चुनाव की बारी आती है, वो कहते हैं जनाब चुनाव का मैंडेट दीजिए, आप नहीं देते हैं। और आप करते क्या हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए
आप जब राजनीति में उतरते हैं और चुनावी दंगल में आप हैं, तो चुनावी दंगल में आपकी प्राथमिकता होती है चुनाव जीतना। अब जब चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए आप हर हथकंडे का इस्तेमाल करेंगे ताकि चुनाव जीत जवाब सकें। दीजिएगा इस ये पर। थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूं। हाँ। तो चुनाव जीतने के लिए तो आपको अगर यहां से चुनाव जीतना है तो आप देखेंगे सबसे ताकतवर प्लेयर यहां पर कौन है। आपने छंब के रिजर्वेशन खत्म होने के बाद आपने वहां पर ताराचंद को टिकट दिया, और ताराचंद को क्यों टिकट दिया मुझे लगता है जगदीप जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। जबकि आपका कार्यकर्ता कहता था कि ताराचंद को आप अखनूर से लड़वाइए और छंब से आप सतीश शर्मा को टिकट दीजिए। अब आज सतीश शर्मा रेबल कैंडिडेट के तौर पर वहां पर खड़ा है, और जो सर्वे हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि एक कांटे की टक्कर वो ताराचंद को भी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चलिए प्रत्याशी जगदीप जी राजीव शर्मा जवाब को। दीजिएगा। हमारे उम्मीद भाई जो हैं, इन्होंने मुझे ना आज धर्म संकट में डाल दिया है। जीवन में मैंने कभी झूठ बोला नहीं, तो आज भी नहीं बोलूंगा। निश्चित तौर पर जिस तरफ इन्होंने इंगित किया है वहां पर अब मैं पार्टी के एंड से तो नहीं बोल पाऊंगा, व्यक्तिगत दुख पर ये मैं कहना चाहूंगा। ना केवल ये एक सीट बल्कि अगर हम सांबा की बात करें तो जिस तरीके से कुछ एक सीटों पर पार्टी हाईकमान तक भी ये बात पहुंची है, ये अब चुनावी नतीजों के बाद मनन होगा कि आखिर क्यों एक ओपन सीट के ऊपर इस तरीके से फैसला लिया गया, और जो भी सूरत हवाल बनी। अब इस पर मैं समझता नहीं हूँ कि ये सही वक्त है बात करने का, लेकिन आपका सवाल जो है वो काबिल तारीफ है। आई अप्रिशिएट इट एंड होपफुली द टाइम विल कम and the high command of our party will take the cognizance accordingly। जी। लेकिन जगदीप जी, जिस समय जिस काम की ज़रूरत होती है अगर वो उस समय पर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर लेट हो जाए और वो समय निकल जाए, क्योंकि समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। ताहिर जी, जिस तरह से सीटों को लेकर डिस्कस हो रही है, दाव पैच खेलने की कोशिश हुई कश्मीर के अंदर भी, आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी ताकत को झोंका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, काफ़ी तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए। किस तरह से अब कुपवाड़ा सीट, बांडीपुरा सीट, गुरेज के अंदर भी लगातार जो है वोटिंग चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब इलेक्शन लड़ता है आशा, तो हम लोग हर तरह का जोर लगाते हैं। मैंने इसलिए कहा कि हर तरह का जोर लगाते हैं, और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को लगाना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल तक संगठन इंतज़ार करता है इलेक्शन का, और उस दिन इलेक्शन के टाइम पे आप कहें कि हम ये करना चाहते थे, ये ना कर पाए, दिल्ली से ये संदेश लेट आया तो ऐसे होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की चीज़ें नहीं करती है। जब हमारा एक कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 1 कैंडिडेट हो, 2 हो, 3 हो, क्योंकि जब असेंबली इलेक्शन होती है तो हर जगह 10-10 लीडर तैयार होते हैं और किसी सीट तो किसी एक को मिलनी होती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये डिसिप्लिन है, जब एक के ऊपर पार्टी मोड़ लगा देती है कि ये यहाँ का एमएलए कैंडिडेट है, और पूरा संगठन, पूरा कैंडिडेट्स पे तो उसके सबसे पहले पीछे सर चलता है। आप ही में वो हेरफेर हुई थी। जब पहली आपकी लिस्ट आई थी तो 1 घंटे के अंदर आपने लिस्ट को वापस लिया देखिए, था। उस टाइम पे कोई हेरफेर नहीं हुई थी। मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करूँ, ये बार बार ये सवाल हमारे पे उठाए गए। उस टाइम पे हमारे आईटी सेल की तरफ से सभी लिस्टें एक ही टाइम पे निकाल दी गई, जबकि पार्टी हाईकमांड का उस टाइम पे ये प्लान था कि इसको एक दिन निकाला जाए, 2-3 दिन के बाद दूसरे को निकाला जाए, क्योंकि जब असेंबली की सीट्स ओपन करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की तरह का परिवार, तो मैंने कहा ना, हर जगह पे 10 कैंडिडेट होते हैं, तो एक रोष, एक घर में झगड़ा, घर में नाराजगियाँ, बहुत कुछ होता है। इंजीनियर राशिद को आपने सुना, क्योंकि जब इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आए अंतरिम जमानत पर, तो हर कोई ये कह रहा था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट बनेंगे, वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन आज उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हम रोज़ कह रहे हैं ये बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, हमारी कोई ABCD टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे, अपने कंधों के जोर पे हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमें अपने कार्यकर्ता लेकिन कश्मीर के अंदर ताहिर जी राम माधव जी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जिनके साथ हमारे आइडियोलॉजी या फिर हमारे जो बयान है या हमारा जो बोलने का तरीका है या हमारा जो काम है वो अगर मैच होता है तो हम सोच सकते हैं। यानी कि वो किसके लिए ग्रीन सिग्नल था, ये बड़ी बात थी। हर किसी के जहन में यही एक सवाल है कि आइडियोलॉजी अगर मिलती है तो हम सोचेंगे। देखिए, राम माधव साहब पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह समझते हैं, और ये उनका एक ज़ाती बयान होगा। मुझे लगता है अगर आपको मौका मिलेगा तो उनसे पर्सनली पूछिएगा। एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जो मैं आपको इस चीज़ पे जवाब दूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों की कदर करती है जो तिरंगे की इज़्ज़त करते हैं, जो देश की इज़्ज़त करते हैं, जो देश की मिट्टी की इज़्ज़त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी कदर करती है।
और चलिए जहाँ तक- फिलहाल ठीक है ताहिर जी, कहाँ कहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो किस तरह से बताया गया है। लगातार 28.12% मतदान हुआ है और साथ ही साथ अखनूर के अंदर 32.55% मतदान हुआ है। बारी ब्राह्मणा के अंदर आपको लिए चलेंगे जहां पर आप देखिए किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और ज्यादा तौर पर देखिए एक एक करके जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बाहू सीट पर भी 23.29% यहाँ पर वोटिंग हो गई है। छंब के अंदर 33.54% हुई है, बिश्नाह के अंदर 30.23% और जम्मू ईस्ट की बात करें तो 21.56% अभी तक वोटिंग हो गई है। और इसके साथ साथ देखिए एक एक करके वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जम्मू वेस्ट के अंदर 21.90% वोटिंग हुई, जम्मू नॉर्थ के अंदर 23.85% है, नगरोटा के अंदर आप देखिए 31.26% और मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ पर 32.22% वोटिंग हुई है। आरएसपुरा जम्मू साउथ की बात करें तो 24.14% वोटिंग हुई है। लेकिन अब आपको सीधा बारी ब्राह्मणा लिए चलेंगे, वहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर भी वोटिंग चल रही है। एक एक करके लगातार आपके सामने तस्वीरें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार हर किसी का ये कहना है जुनेद कि जिस तरह से पहले लोकसभा चुनावों में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट डाला गया था, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो नुमाइंदे के चेहरे पर हो रहा है। लेकिन 17 जो पूर्व मंत्री इस बार मैदान में हैं, उनकी भी किस्मत जो है वो दाव पर लगी हुई है। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कैंडिडेट को वोट पड़ रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जो मत प्रतिशत इस समय 12 बजने वाले हैं और लगभग 30% को ये क्रॉस कर चुका है। लेकिन मैं हमारे साथ ताहिर साहब हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे जानना चाहूँगा कि कार्यकर्ता पूरी अपनी जिंदगी झोंक देता है पार्टी को बनाने में, पार्टी को मजबूत करने में, और अंत में कार्यकर्ता को उम्मीद यही होती है कि ठीक है 5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तो संभवतः हमें मैंडेट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी की खूबी ये है कि आपने जो रेबेलियन हुआ, जो लोग रेबल हुए, आपने फौरन उनको जो है पार्टी में वापस मिलाया, आप उनके घर गए, समझाया बुझाया, कहा एक परिवार हमको जीतना है और जम्मू को मुख्यमंत्री बनाना है, ये नारा आपने लगा दिया। एक पवन खजूरिया है, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। और कई पार्टियों में आपके ही पार्टी के लोग जो है प्रत्याशी हैं। उधमपुर जिले में चले जाइए तो सारे प्रत्याशी आप ही की पार्टी के हैं। तो मुझे ये बताइए क्या कारण है? विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की एक समय तय करती थी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उस विचारधारा को आपने छोड़ दिया। जल्दी से ताहिर जी इस पर जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद जनता के पास होगा उसको ले आएंगे, चाहे वो किसी भी दल से आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, अपने कार्यकर्ता को हम इग्नोर करेंगे। ये चीज इन चुनाव में हुई है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। देखिए, इसके ऊपर चिंतन मंथन हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का तरीका है, 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और हमारा मेन जो एक फोकस है वो कि हमने सरकार बनानी है और कैसे बनानी है। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर सेंट्रल हाईकमांड ने भी सोचा, यहाँ के संगठन ने भी सोचा। बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी नाराज़गियाँ थी, बहुत 12 कैंडिडेट थे जो सीट मांग रहे थे, लेकिन बहुत कुछ बड़े परिवारों में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो चीज़ सुबह स्टार्ट और शाम तक अगर उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है और भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को कर भी लेती है, कार्यकर्ता फिर घर वापस आ जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। तो इस बात में कितने दुखी है कि कई सारे लोग जो हैं वो आपकी पार्टी के अलग-अलग कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो नेता मैदान में हैं इस वक्त वो भी लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बारी ब्राह्मणा से भी कुछ लोगों को आपको सुना देते हैं। चांदनगर जीवल के अंदर भी युद्धवीर सेठी पहुंचे थे, उनका भी क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको सुना देते हैं, पहले वो सुनिए। सबसे बड़ी बात ये एक त्योहार है, हम इसको वोट नहीं मानते, ये त्योहार है। ये है कि हमें फिर से बीजेपी को बहुमत से जिताना है। आप आसपास देख के नजर मार के देखें कि इससे बढ़िया विकल्प कोई है ही नहीं। जो हाईवे पे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, इससे बढ़िया विकल्प ही कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर सरकार तो बीजेपी ही हो सकती है। अगर 10 साल ये राज किया है उन्होंने लेफ्टिनेंट के जरिए, तो आगे आने वाले टाइम पे भी वो बीजेपी ही करे तो अच्छा है, क्योंकि 370 ने तो तबाह कर दिया था जम्मू वाले लोगों को। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं। अच्छा है, क्योंकि चुनाव तो करवाना ज़रूरी है, सरकार लाना ज़रूरी है, लेकिन
ये जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया है आप देख रहे हैं, सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिछली सरकारों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, खासकर डोगरों के हक मारे हैं। तो आज चुनाव होगा तो उसके बाद देखते हैं बीजेपी क्या करती है। तो 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हमें अपना हक देने का मिल रहा है, मौका मिल रहा है। सरकार देखो जिस बंदे ने काम किया उसी को वोट मिलना चाहिए। तो बाकी ठीक है, जो भी आएगी सरकार अच्छी होनी चाहिए, चलनी चाहिए 5 साल बढ़िया है। देखो पार्टी वाइज तो नहीं बता सकते, देखो जिसका जोर है वो तो आपको पता ही है, लेकिन वो अभी कमेंट नहीं करना चाहिए भाई कौन चाहना आना चाहिए। मोदी जी मोदी जी और कौन, ये सब कुछ देखता है बेचारा, सबका ख्याल रखता है। अच्छी सरकार होनी चाहिए। जैसे 10 साल के बाद चुनाव आ रहे हैं तो मतलब जो काम रुके हुए हैं लोगों के, जो बड़ी सारी मुश्किलें लोगों को आ रही थी, काफ़ी देर से हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर राज्य में, तो इस बार इलेक्शन हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए, लोग जो अच्छी चुन के आए। तो कुछ और तस्वीरें भी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है सिटी चौक में, वहां पर किस तरह से वोटिंग चल रही है, और सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर आरएसपुरा के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी आप देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और स्टडीज़ अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, और यहाँ के रोड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, हाईवेज़ वगैरह बना रही है, तो हमें प्राउड है और आई होप वही जीते। तो और क्या अपेक्षा है आपसे इस तरह से? यहाँ पे कुछ जैसे डेली वेजर्स वगैरह हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी भी वो वेजेस वो करें, बढ़ाएं उनको भी, और हाँ पक्का करें, बिकॉज वो बहुत देर से काम कर रहे हैं और अभी टाइम है कि उनको भी पक्का करें। वो पर्व की तरह जम्मू कश्मीर इस इलेक्शन को मना रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे ये पोलिंग हो रही है। मेरे को लगता है कि लोगों के मुस्कुरान देख के लग रहा है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और कार्यकर्ता पूरे विधानसभा के, मेरे समर्थक जनता, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर पोलिंग बूथ पे कमल की बढ़त है। क्या आप अपील करना चाहते हैं लोगों से वोट कास्ट? मैं अपील करना चाहता हूँ घर से निकलें और वोट कास्ट करें। वोट की लोकतंत्र में बड़ी कीमत है, और उस पार्टी को कास्ट करें जो राष्ट्रवादी। चलिए, तो फिलहाल युद्धवीर सेठी को आप सुन रहे थे किस तरह से वो भी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन लगातार अभी भी आप देखिए वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ रहा है। और जिस तरह ताहिर जी आप ही की बात हो रही थी, कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करें तो वोटिंग टर्नआउट लगातार वहां पर भी बढ़ रहा है, और पहले चरण में आपने देखा 60 से 70% वोटिंग हुई, लेकिन उस बीच में 57% वोटिंग जो है, अप्रॉक्सीमेटली 58% वोटिंग दूसरे फेज में देखी गई है। लेकिन अभी तक का टर्नआउट यहाँ पर जिस तरह से 28.12% है, किस तरह से उस पूरे टर्नआउट को देख रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। और आप ही की तरफ से एक दावा जरूर किया गया है कि लोकतंत्र की मिसाल कायम हुई है, क्योंकि हालात जो पहले थे वो आज नहीं है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आज बंद नहीं होता है, आज हड़ताल नहीं होती है, आज गोली नहीं चलती है। जवाब दीजिएगा इस पर। और एक सवाल का जवाब मैं जगदीप जी से आपने सवाल भी पूछा, उसमें अपना जवाब आपने खुद भी दे दिया। हालात बदले हैं। पहले इलेक्शंस होते थे तो मुझे लगता है श्रीनगर में बहुत सारी जगहों पे कर्फ्यू लग जाता था, पत्थरबाजी होती थी, ब्लास्ट हो जाते थे, तो एक किस्म के उन लोगों को वार्न कर दिया जाता था कि आपने कहाँ वोट डालना है, कहाँ वोट नहीं डालना है। हाशमी साहब मेरी बात से सहमत होंगे। 3000 वोट लेने वाला एमएलए बन जाता था, 5,500-6 हज़ार वोट लेने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चला जाता था। लेकिन कश्मीर बदल चुका है, नए कश्मीर का आगाज़ हो चुका है, और कश्मीर का आवाम नई लीडरशिप की तलाश में है। ठीक है, जगदीप जी। अर्चना जी, ये तो इनका बड़ा चिरपरिचित अंदाज है इसी तरीके से बात करने का, लेकिन आपने देखा जो आपके पत्रकार बात कर रहे थे उसमें जिस तरीके से लोगों ने जैसे, और अभी हाल देखिए स्थिति क्या है। कल हमारा पुलिस का जवान जो है वो जम्मू में शहीद है। ये बात करते हैं, बार बार कहते हैं जी लाल चौक में देखिए जाके ये तरीके से शांति आ गई है, ये दोबारा कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए पत्थरबाजी पे हमने कंट्रोल कर दिया। भाई साहब, लक्षित हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू जैसा शांत था आतंकवाद की जद में है, और स्थिति ये है कि निरंतर आतंकी हमले होते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद आप जो हो पूरी निर्लजता के साथ ये कहते नजर आती है आपका शीर्ष जो नेतृत्व है कि हमने आतंकवाद पर काबू पा लिया। सवाल ये है ही नहीं कि आपने यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने का जो दावा किया उसकी सच्चाई क्या है।
ठीक है जगदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ताहिर जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक दावा जरूर किया गया है क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से 60 से 70% वोटिंग देखी गई, दूसरे चरण के अंदर 57 से 58% वोटिंग हुई है। आज लगातार वोटिंग हो रही है और एक बड़ी बात जरूर कही जा रही है कि लोकतंत्र की एक मिसाल कायम हो रही है। आज वो हालात नहीं है कश्मीर के अंदर जो पहले हुआ करते थे। आज रिगिंग वाले हालात नहीं है, 87 वाले हालात नहीं है, 96 वाले हालात नहीं है। 2002 में भी आप देखिए किस तरह से चुनाव हुआ था। चलिए आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा पूरा सिलसिला, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में